हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है हिस्ट्री एंड जीएस इश्यूज। आज सेकंड पार्ट में हम लेने आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल यानी स्टोन एज वाला चैप्टर पूरा पढ़ा था और उसका वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे जाके ज़रूर देखें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ये एक से ज़्यादा पार्ट्स में आएगा और उसमें सारी जानकारी कवर की जाएगी। ये एकदम शॉर्ट फॉर्म में है, नोट्स फॉर्म में है, कोई थियोरेटिकल ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप सीधा सीधा इसको पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं या इससे और नोट्स भी अपने बना सकते हैं, ज़ेरॉक्स करवा सकते हैं या सेम टू सेम फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। इस तरीके से खुद के नोट्स भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिव्यांग द्विवेदी और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। अगर आपका अच्छा सपोर्ट, अच्छा समर्थन रहा तो हम और भी आगे वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। साधारणतः इसे आद्य ऐतिहासिक हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तीन मतलब इसके ऐसे ऐसे नाम है कि आद्य ऐतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक के बाद का जो समय आता है उसे आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। इसमें द्वितीय नगरी क्रांति जो हुई थी, प्रथम नगरी क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बाद की जो द्वितीय नगरी क्रांति जो महाजनपद काल से आएगी, तब से मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता ऐसे क्यों कहते हैं इसके बारे में हम आगे बताएंगे। शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें जो सबसे पहला सिंधु घाटी नदी घाटी के आसपास जो क्षेत्र खोजे गए हैं उनमें सबसे पहला जो क्षेत्र मिला है वो है हड़प्पा। इसीलिए तत्कालीन अंग्रेज जो गवर्नर था, यानी अंग्रेज जिसने इसकी खोज की थी, उसका नाम आगे आपको जानने को मिलेगा, उसने ही इसका नाम हड़प्पा रखा क्योंकि पहला नगर यही मिला था। कांस्ययुगीन इसलिए क्योंकि इसमें धातु का पहली बार इस्तेमाल हुआ था और कांसे का इस्तेमाल ही सबसे पहले किया गया था लोगों ने। तांबे के बाद कांसा इस्तेमाल शुरू हुआ था, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। सिंधु नदी के दोनों ओर इसमें कई नगर बने हुए हैं, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता बोलते हैं। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हिंदू या हिंदोस, यूनानी ग्रीक लोगों ने इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। भारत का विस्तार तब वहाँ तक था, पूरे पाकिस्तान अफगानिस्तान तक, इसीलिए इसे, और सबसे पहले जो नदी पड़ती थी वो सिंधु नदी ही बड़ी पड़ती थी, इसलिए वहाँ के लोगों ने इसको इस तरीके से नाम दिया और उसी के हिसाब से हमारी जो भारत की सीमा लगती थी वो वहीं से लगती थी, इसीलिए इसका नाम फिर इंडिया हो गया, जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं। सिंधुवासी लेखन कला से परिचित थे, लेकिन जो सुमेरियन सभ्यता के लोग वो प्राचीनतम विश्व में लिपि आविष्कारक थे। सुमेरियन सभ्यता जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं, यहाँ सबसे पहले लिपि का आविष्कार हुआ ऐसा जान माना जाता है। अब देख लीजिए, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ 1921 में, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो ये नाम क्यों पड़ा ये आपने जान लिया। अब आप आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो मिले हुए हैं, इस तरीके से खंडर या टीले मिले हुए हैं। इसके दो भाग हैं, हम आगे जानेंगे कि इनको क्या क्या कहते हैं। इस तरीके से खुदाई में शहर मिले हुए हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, अब ये इसके बारे में क्यों जानते हैं, क्योंकि ये सिंधु सभ्यता की समकालीन थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध थे इसके। दजला और फरात नदियों के किनारे बसी सभ्यता थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि कई चीज़ें सेम हैं यहाँ पर और कई चीज़ें व्यापार भी होता था। कई मोहरें भी मेसोपोटामियन सभ्यता की यहाँ मिली हैं, इसलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। तो दजला और फरात नदियों के किनारे बसी सभ्यता थी जिसे टिग्रिस और यूफ्रेटस कहते हैं, यूनानियों ने इसको कहा है। अकाडियन, एमोराइट, एलामाइट, मेसोपोटामियन इसकी भाषा थी। भाषा का विकास सर्वप्रथम 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ ऐसा माना जाता है। तो ये चार तरीके की भाषा यहाँ पर हैं जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में होती थी। यहाँ खेती भी होती थी जिसका काल था 7000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व। हालांकि भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता या और भी खोजें हुई हैं उसमें ये भी बताया गया है कि यहाँ भी 7000 ईस्वी पूर्व तक खेती होती थी।
तो जैसे-जैसे ये चूँकि खोज पर आधारित, अब इसका खोज पर आधारित और जो उत्खनन में जो भी चीज़ें मिलती हैं खुदाई में, उस पे आधारित दिखाया गया इतिहास है। इसलिए जैसे-जैसे नई चीज़ें खुदाई में मिलती जाती हैं, तो इतिहास अपने उस हिसाब से थोड़ा अपडेट कर देते हैं। मेसोपोटामिया वासियों के द्वारा सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक माह में 4 सप्ताह या 30 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं। जो आज गणना के लिए, समय की गणना के लिए हम लोग जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनके ये 4 मानक मेसोपोटामिया वासियों के द्वारा ज्ञात किया गया, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। जबकि आप हिंदू संस्कृति के अनुसार देखें, यानी भारत की संस्कृति के अनुसार देखें, तो यहाँ की काल गणना पहले ही बता दी गई है, जो कि क्षण भर की भी गणना बताई गई है। किसी दिन उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। शॉर्ट वीडियो आप ज़रूर देखते रहना, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में इस चैनल के जो यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो हैं, और शॉर्ट वीडियो में इस चैनल के द्वारा कई ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो काल गणना में उसमें डाल दूंगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। मैं इस चीज़ को नोट कर लेता हूँ। अब आगे चलते हैं। सारगोन अभिलेख एवं मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया। तो सिंधु सभ्यता का एक और नाम पता चला, मेलुहा, जिसके हिसाब से एक अमीश त्रिपाठी ने बुक भी लिखी थी मेलुहा नाम से। तो सारगोन अभिलेख और मेसोपोटामिया, दो इस चीज़ को याद रखना। मेलुहा नाविकों का देश है और हाया पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा बताया गया है इतिहास में। नाविकों का देश क्यों कहा गया? क्योंकि लगातार व्यापार होता था, व्यापार से ज़्यादातर नावें मेसोपोटामिया में जाती थीं। हाया पक्षी उस समय का कोई पक्षी होगा जो कि वहाँ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता होगा, इसलिए इन दोनों विशेषताओं को लिख दिया गया इन अभिलेखों में। अब है क्यूनीफॉर्म। क्यूनीफॉर्म क्या है? प्राचीन मेसोपोटामिया में विकसित हुई एक लेखन प्रणाली है, जिसका अर्थ है पच्चर के आकार का। तो क्यूनीफॉर्म फॉर्म का तरीका लिखने में वहाँ इस्तेमाल हो जाता, जो कि वहाँ की लिपियों में पाया गया है। वहाँ के जो अभिलेख वगैरह मिले हैं उसमें मिला होगा, जैसे कि सिंधु घाटी में गौमूत्र का लिपि नाम जाना जाता है। ये है मेसोपोटामिया सभ्यता, जो कि ईरान में पाई जाती है। इस तरीके के वहाँ चित्र, भित्ति चित्र मिले हुए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। मिस्र की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह नील नदी के आसपास विकसित हुई है। ये भी आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को अच्छे से जानें। उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। इसमें के बारे में कई मत दिए गए हैं, जैसे कि EJH मैकी, इन्होंने क्या कहा कि सुमेर से लोगों के प्रवसन के कारण हुई। सुमेर यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया, तो यानी सुमेरियन सभ्यता क्या हुई? दक्षिणी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसे सुमेरियन सभ्यता माना जाता है। इसलिए हमने मेसोपोटामिया के बारे में पहले से हमने जान लिया। मार्टिमर व्हीलर, DH गार्डन, इन्होंने क्या कहा? पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचारों के प्रवसन के कारण, क्योंकि ये अंग्रेज थे इसलिए अपने आप को सभ्यता का ठेकेदार मानते हैं, इसलिए इनको लगा भारत में किसी तरीके की कोई भी सभ्यता कभी रही ही नहीं। पश्चिमी एशिया से या यूरोप से जो लोग आए हैं उसके कारण ही यहाँ पर सभ्यता बनी है। क्योंकि ये बंदर से आदमी का बनना मानते हैं, यानी जो पूर्वज हैं वो सभी के वो बंदर हैं, ऐसा ये मानते हैं। तो बंदर, डायनासोर इत्यादि जो कल्पना इन्होंने की हैं, उस हिसाब से ये ऐसा मानते हैं। ये नहीं मानते कि मनुष्य पहले से ही यहाँ उपस्थित है और सभ्यताएं खत्म होती रहती हैं, नई बनती रहती हैं, इस तरीके का ये नहीं मानते हैं। ये अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा विचार दिया। अब है अमलानंद घोष। पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप ये सिंधु घाटी सभ्यता बनी, ऐसा ये मानते हैं। यानी इससे पहले भी जो प्राक हड़प्पा सभ्यता बनी है, जिसमें कांस्य युगीन सभ्यता, वो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं, उसको आप पूर्व हड़प्पा सभ्यता मान सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ की उत्पत्ति वहाँ से बताई। अब राखलदास बनर्जी द्रविड़ उत्पत्ति कहते हैं। द्रविड़ दक्षिण भारत की एक जनजाति को मानते हैं। दक्षिण भारत में जो आर्य जनजाति उसको द्रविड़ ही मानते हैं। तो इनका मानना है कि वहाँ से ही यहाँ की उत्पत्ति हुई। क्रेमर, रेडी गोस्वामी, मार्टिन व्हीलर ये विदेश की उत्पत्ति मानते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने इनको पहले बताया। रोमला थापर, DP अग्रवाल, अमलानंद को दैवीय उत्पत्ति मानते हैं। यानी ये ऐसा नहीं मानते कि इंसान के कारण ही इंसान आगे बढ़ा, ये मानते हैं कि अचानक से कोई दैवीय चीज़ ऐसी हुई जिसके कारण ये सभ्यता उत्पन्न हुई है। राखलदास बनर्जी ये आर्य उत्पत्ति मानते हैं। अब आर्य का भी ऐसा है कि
भारतीय संस्कृति कहती है कि आर्य जो श्रेष्ठ पुरुष होते थे उनको आर्य बोला जाता था। लेकिन ये जो वामपंथी इतिहासकार हैं या बाकी लोग ये मानते हैं कि आर्य यूरोप से या पश्चिम एशिया से आई हुई एक प्रजाति थी जिसको आर्य बोला जाता था और उसके द्वारा ही भारत में संस्कृति बसी है। इसलिए इन्होंने जो महाभारत काल का जो महाजनपद हैं जैसे कि इंद्रप्रस्थ हो गया, मगध वगैरह हो गए, कुरु पांचाल देश हुए, इसको इन्होंने 600 ईस्वी पूर्व का माना है, जबकि ये द्वापर युग का माना जाता है। इसका जो काल है वो आज से लगभग 5000 साल से पहले माना जाता है। तो इस तरीके से ये अपने अपने इन्होंने मत दिए हैं और कोई भी अपनी एक मत पे सहमत नहीं है। अब इसका कार्यक्रम जो मिला जुला माना गया है वो सारगोन अभिलेख जॉन मार्शल के अनुसार जो मध्य एशिया से इन्होंने कहा था, तो 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व ये ऐसा माना जाता है। अब ओल्ड एनसीईआरटी यानी इन सब का जो मिला जुला काल है उसका ओल्ड ओल्ड एनसीईआरटी में लिख दिया गया। तो इसका जो सर्वमान्य तिथि मानी गई है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। ये सबसे बेस्ट तिथि है। लेकिन नई जो खोज है उनके हिसाब से नई एनसीईआरटी में जो काल देखा गया है वो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व माना गया है। तो अब तीनों ही चीज़ें ये याद रख लीजिए और यदि नई एनसीईआरटी के अनुसार आएगा तो ये इसमें लिखा हुआ आएगा कि नई एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसा है। अब जानते हैं काल निर्धारण कैसे किया जाता है। तो तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 पद्धति है जिसको रेडियो कार्बन C14 पद्धति कहते हैं। ये नवीन विश्लेषण पद्धति है। इसके द्वारा ही हम जानते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। इसकी खोज किसने की? अमेरिका के रसायन शास्त्री B.F. लेविन ने 1946 में इसकी खोज की। इसमें क्या होता है कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। जैसे कि जो अभिलेख मिले, सिक्के मिले, उन सब का विश्लेषण किया जाता है कार्बन 14 C14 पद्धति के माध्यम से और उसमें कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही उसे प्राचीन मान लिया जाता है। इस हिसाब से ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ 1000 साल पुरानी, कौन सी 600 साल पुरानी है। अब इस सभ्यता को 3 भागों में बांट दिया गया है। इसका कुल समय काल 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक का है, जैसा कि हमने यहाँ पहले जाना। 6000 से 1300 ईसा पूर्व उन्होंने मान ली, यानी ये और बाद तक ले रहे हैं। यहाँ से भी और पहले चले गए, वहाँ से भी और पहले, यानी इसमें जो प्राक हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से जो पूर्व हड़प्पा सभ्यता है वो भी इन्होंने इसमें काउंट कर ली और सिंधु घाटी के बाद की सभ्यता भी इन्होंने काउंट कर ली, यानी वैदिक एज यहाँ जो स्टार्ट हो गया था उस वैदिक एज को भी इन्होंने काउंट कर लिया। तो 3 स्तर बताए गए हैं क्योंकि सभ्यता जो है धीमे धीमे ही एक से दूसरी सभ्यता में परिवर्तित होती है, एकदम से कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इन्होंने पूरा मिला जुला रूप उसका ले लिया। अब है प्रारंभिक हड़प्पा 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, जैसे कि पहले के हम वीडियो में बता चुके ईसा पूर्व यानी BC और AD क्या होता है ये आप अच्छे से जान लें। तो ये जो है ये BC है, BC या BCE, ठीक है। तो प्रारंभिक हड़प्पा 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व है। परिपक्व हड़प्पा यानी जो अपने सबसे उच्च फॉर्म में थी हड़प्पा सभ्यता, सबसे विकसित अवस्था में थी, वो होता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, जो कि ये जो नई एनसीईआरटी के अनुसार माना गया है ये। अब है उत्तर हड़प्पा 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, ये उत्तर हड़प्पा सभ्यता का काल है। इसमें 1500 ईसा पूर्व में यानी 1500 BCE में वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हो जाता है, तो वो भी इन्होंने इसमें उसके 2-3 साल शामिल कर लिए, 200-300 साल शामिल कर लिए। अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रारंभिक जानकारी उसके बारे में, यानी उसके अलावा और क्या क्या ऐसी चीज़ें वहाँ मिली हैं जिनके बारे में हमारा जानना जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा टेले पर प्रकाश डाला। इनको सर्वे करते हुए या घूमते हुए कुछ मिला, तो इसलिए उन्होंने उस पर बात कि वहाँ कोई पुरानी चीज़ है। अब 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया, यानी इन्होंने जब इस चीज़ के बारे में बताया तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जाके वहाँ चेक किया, जो कि पुरातत्ववेत्ता थे एक तरीके से, और इन्होंने कई चीज़ें देखी हुई हैं, तो वहाँ का इन्होंने सर्वे किया। 1856 में जॉन बर्डन एवं विलियम बर्डन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उन्होंने अनजाने में ही हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। ये है, यानी उस एरिया में ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे, वहाँ ज़रूरत के हिसाब से इन्हें जो ईंटें मिली उसका ही इन्होंने प्रयोग किया। बाद में जब खोज हुई
तो पता चला कि इस तरीके की ईंटें तो रेलवे लाइन में भी बिछा दी गई हैं। तो ये पता चला कि हड़प्पा की फिर ईंटें थी ये। अब है 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन प्रथम महानिदेशक थे, जो कि उस समय बन चुका था। यानी पहले जॉन मार्शल बने, जॉन मार्शल के काल में ही हड़प्पा टीले का सबसे पहले प्रकाश आया, और इसके बाद ही अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व विभाग के निदेशक बने थे। तो इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा मिला और नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की कि हमें इस दुनिया में एक और नई सभ्यता पता चली है। इनकी जो पुस्तक है वो कंजर्वेशन मैनुअल 1923 में इन्होंने लिखी। तो इस तरीके की ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप देख लेना। अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से। इसका जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है सिंधु नदी के दोनों ओर। ये त्रिभुजाकार सभ्यता है, भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई एक ट्राइंगल शेप में। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्ष तक विद्यमान रही तथा 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य अपने परिपक्व अवस्था में आई। यानी जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसको अगर हटा दिया जाए तो कुल मिला के इसका जो कोर पीरियड है वो 400 से 500 साल का ही है, और उसमें से भी जो इसका पीक रहा है वो 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा है, यानी 200 साल। अब जब उसमें खुदाई हुई, खोजें हुई, तो उसमें 6 बड़े नगर मिले जो कि अपनी परिपक्व अवस्था में थे। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वेरीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ये 6 शहर, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। गढ़वेरीवाला क्या है? ये भारतीय सीमा के निकट यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चोलिस्तान के रेगिस्तान में स्थित है, यानी रेगिस्तान में मौजूद ये एक बड़ा नगर मिला जो कि एक परिपक्व अवस्था में था। अब ये देख लेते हैं क्या है। इस तरीके से है, अगर इसको पूरा ऐसा बनाया जाए तो ये पूरा ट्राइंगल शेप में ही आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये भारत है, ये अपना भारत है, ये अपना अफगानिस्तान है और ये अपना पाकिस्तान है। तो यहाँ पर ये सभ्यता मिली है। ये इसके टॉप पॉइंट हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। इस मैप का बहुत इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये आपकी सिंधु नदी ऐसी बनती है, सिंधु नदी के दोनों ओर सभ्यताएं जो मिली हैं उनको हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये देख लीजिए, ये है हड़प्पा जो सिंधु नदी की तरह बीच में मिली है, सिंधु नदी के पास ही। ये है आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये आपका चंदुदड़ो है जो इम्पोर्टेंट स्थल है, और ये आपका गनवेरी वाला है इधर पर, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका गनवेरी वाला। तो इस तरीके से स्थल यहाँ मिले हुए हैं। भारत में भी कई तरीके के हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी हैं। ये सोरदुगई है, ये अफगानिस्तान में है, ठंडे इलाके में। अब जानते हैं इसका सबसे उत्तरतम जो स्थल है वो मांडा, चिनाब नदी के पास है, जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में जो सबसे दक्षिणतम स्थल है वो है दैमाबाद, ये भारत में है। प्रवरा नदी महाराष्ट्र में। सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांग इंडोर यानी दास्क नदी बलूचिस्तान में है, ये दास्क नदी के पास। और जो पूर्वतम स्थल सबसे ईस्टर्न वाला जो प्लेस है वो आलमगीरपुर में है, हिंडन नदी यूपी, जो कि दिल्ली के आसपास का, दिल्ली गाजियाबाद का एरिया आता है, ये है वो आलमगीरपुर। तो इन चारों एरिया के बीच में पूरी बसी हुई ये इनकी सीमाएं हैं। तो इसके अंदर ही पूरा सिंधु सिंधु घाटी की सभ्यता बसी हुई है। अब आप देख सकते हैं, ये है मांडा यहाँ पर, ये है आपका मांडा। दूसरा पेन हम यूज़ कर लेते हैं, ये है आपका मांडा यहाँ पर, ठीक है। ये सबसे उत्तरतम स्थल है नॉर्थ ईस्ट। ये है आपका दहमाबाद महाराष्ट्र में, ये सबसे साउथ ईस्ट पोर्शन है। ये है आपका सुतकांग इंडोर, ये वेस्टर्न प्लेस है आपका। और ये है आपका आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर आपका सबसे ईस्टर्न प्लेस है। आप देख लीजिए, इन चारों के आसपास ही पूरी सभ्यता इन चारों के अंदर ही बची हुई है, और ये इसके किनारे के स्थल हैं। अब जानते हैं इसके जो अधिकतर नगर हैं वो 2 भागों में विभाजित थे। कैसे? इमेज के माध्यम से आपको बताते हैं। 2 भाग कैसे हुए हैं, जैसे एक ये ऊपर वाला हो गया और एक ये नीचे वाला हो गया। तो ये 2 भाग थे, यहाँ भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपको, ठीक है। एक जो सबसे पहला भाग जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर स्थित था उसको दुर्ग कहते थे। अब जैसे यहाँ दिखाया तो ये ऊंचा भाग है, छोटा है, इसको दुर्ग कहते थे। यहाँ पे वहाँ के शासक या प्रधान रहा करते होंगे। और जो दूसरा भाग जो अपेक्षाकृत निचला भाग था
इसके चारों तरफ दीवार की घेराबंदी होती थी, उसको नगर कहते थे। ठीक है, ये पूर्वी टीला मानते, इसको नगर होता था। पश्चिमी टीला दुर्ग मानते थे जिसको ये, यानी पूर्व पश्चिम के हिसाब से ऐसा व्यवस्थित होता था। दुर्ग और नगर आप जानते हैं इसके, इसको देखते हैं कि आपके दो पार्ट होते थे। अब यहाँ दिख रहा है ये आपका दुर्ग है ऊपर का, और ये नीचे बस्ती है, इसके चारों तरफ ये दीवार है, और ये आपका नगर है नीचे का, ये आपका नगर है नीचे का। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये आपका दुर्ग है और ये आपका नगर है नीचे। ये सड़कें बनी हुई हैं, स्पष्ट रूप से सड़कें दी गई हैं। अब एक फैक्ट देखते हैं, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, मतलब इसको मैंने ब्राइट कर दिया है और ज़्यादा। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रमाण हमको मिले हैं खुदाई में, सबसे ज़्यादा बड़ी जगह यही है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी वहाँ हमको प्राप्त हुई है, इसलिए इसको जुड़वा राजधानी कहा गया। क्योंकि इन दोनों के बीच में भी आगे जाके आपको पता पड़ेगा कि व्यापार होता था। अब और ज़्यादा विशेषताएं क्या हैं सिंधु घाटी की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की, ये विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इसके इसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब देख लीजिए, ग्रिड प्रणाली पर बसे हैं, ये देख लीजिए बीच बीच में बिल्कुल एकदम ग्रिड बने हुए हैं, और ये एक दूसरे को समकोण पर सड़कें काट रही हैं, इस तरीके से बने हुए हैं। ये देख लीजिए, इस तरीके से एक दूसरे को समकोण पर सड़कें काट रही हैं, 90 डिग्री का कोण बनना है, और ग्रिड बने हैं, यानी एकदम लाइन से ब्लॉक वाइज मकान बनाए जाते थे। नगरों की इमारतें पक्की ईंटों से बनी हुई थीं, ये सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये आपको ईंट स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, पक्के ईंट हैं, इनसे ही बनती थी, ईंट चौड़े होते थे। इसका माप आगे हम आपको बताएंगे। प्रथम नगर का विकास 4700 वर्ष पहले हुआ, ऐसा माना जाता है। हम्म, 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 हम्म। हड़प्पा स्थल से भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक स्थलों की खोज की जा चुकी, यानी हड़प्पा जो सभ्यता है वो भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक स्थल इसके मिले हैं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, से आप जानते हैं। यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो दो से ज़्यादा में, इसमें हड़प्पा में भी ज़्यादा मिला है, और 2000 से ज़्यादा स्थल ऐसे छोटे बड़े हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए हैं सभ्यता के अंतर्गत। और इसमें से भी लगभग दो तिहाई बस्तियां सरस्वती बेसिन में मिली हैं। जो सरस्वती सरस्वती का जो उद्गम जो राजस्थान के आसपास बताया गया है वहाँ पर, और इससे राजस्थान से गुजरात तक का, और अधिकांश स्थल गुजरात गुजरात में मिले हुए हैं, यानी लगभग 200 छोटे बड़े और इम्पोर्टेंट 200 स्थल गुजरात में मिले हैं हमको। ठीक है, देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं। मूर्तियां वहाँ मिली हैं, देवी की मूर्ति मिली है जो कि फेयंस तकनीक से बनती थी। फेयंस क्या होता है? घिसी हुई रेत यानी बालू और रंग और चिपचिपे पदार्थ यानी मोम के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ होता था, जो जिससे मूर्ति निर्माण होता था। एक खास तकनीक से इसको बनाया जाता था जिसमें इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल होता था, और उसके बाद उसको पकाने और पिघलाने के बाद मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस तरह की मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई हैं, इसको फेयंस नाम दिया गया, इससे ही मूर्तियां बनी हैं। लेकिन मंदिर नहीं बनते थे। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, ये सबसे ज़्यादा विशेषता थी। लेकिन लोथल एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुलते थे, जैसा कि आज के हिसाब से होता है। पहले क्या होता था कि मुख्य सड़क पर गेट नहीं होते थे, गलियों में होते थे, और वहाँ पर केवल नालियाँ होती थी, यानी धूल मिट्टी का कोई चक्कर नहीं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ये एक गली है, यहाँ मुख्य दरवाजे सभी के दोनों तरफ सामने खुले हुए हैं। देखिए, ये फियोंस तकनीक से बनी हुई एक मूर्ति है जो कि अधूरी जैसी दिख रही है। तो इस तकनीक से ऐसी मूर्तियाँ और खिलौने बनते थे। जो प्रमुख नगर हैं, जो बड़े बड़े नगर हैं, वो पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, यानी पूरी तरह वेल डेवलप्ड एक सिटी थी, पक्की ईंटों से बनाई गई थी पूरी तरह। लेकिन जो कालीबंगा और रंगपुर हैं, ये कच्ची ईंटों की बनी थी। इस जगह पे जो मकान मिले वो कच्ची ईंटों के मिले हैं, और ईंटों का आकार 4x2x1 है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरीके का है, यानी लंबाई ज़्यादा थी, चौड़ाई कम और ऊंचाई कम। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये ईंट इस तरीके के मिले हैं। ये है आपकी ईंट, ये जो ईंट है देख रहे हैं, ये ईंट ईंट का जो लंबाई आप देख रहे हैं 4 है, चौड़ाई इसकी 2 है और ऊंचाई 1 है। इस तरीके से मिलेगा।
हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई है। धौलावीरा जो एक स्थल है, इम्पोर्टेंट स्थल है, यहाँ पर खगोलीय वेधशाला भी मिली है। तो आप जान सकते हैं कि कितनी वेल डेवलप्ड एक सिटी रही होगी, सिविलाइजेशन रही होगी, जहाँ पर खगोलीय वेधशाला भी थी, एस्ट्रोनॉमिकल साइट भी थी। अब कुछ स्थानों के नाम जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ददेरी परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता का पीक हुआ उसके बाद का जो स्थल मिला है वो है ददेरी। यह पंजाब प्रांत के लुधियाना में स्थित है। चित्रित दूसरे मृदबांड काल से संबंधित है। यहाँ पर मृदबांड यानी मटके और बर्तन जो मिले हुए हैं वो चित्र दूसरे यानी धूसर मिट्टी से बने हुए हैं, लाल कलर के, और उसके ऊपर चित्र बने हुए हैं, इसलिए इनको चित्र दूसरे मृदबांड काल बोला जाता है। तो ये उस काल से संबंधित है जहाँ, और ये महाजनपद से भी आगे जाके मैच हो जाएगा। ठीक है। सिनौली जो कि खोज में कुछ साल पहले ही मिला है, ये उत्तर प्रदेश में मिला है और सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है। पीलीबंगा राजस्थान, कालीबंगा भी है और पीलीबंगा नया स्थल है। सुरदुगई व मुंडीगाग जो कि हमने मैप में आपको बताया था, ये है आपका सुरदुगई, यहीं पर मुंडीगाग मिला है, ये अफगानिस्तान में है। ठीक है। ये अफगानिस्तान है, हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल है। सुरदुगई कहाँ है? उत्तरी अफगानिस्तान में कोक्चा एवं ऑक्सस नदी के संगम पर स्थित है। ये वाला जो स्थान है, ये वाला जो ऑक्सस नदी और कोक्चा के संगम पर स्थित है, यानी यहाँ दो नदियाँ मिल रही हैं, इसलिए अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उसके आगे की जानकारी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे, क्योंकि नोट्स फॉर्म में यहाँ सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपकी मेहनत कम है, केवल आपको पढ़ना है और PYQ लगाने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। कमेंट ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कोई यहाँ गलती पाई गई तो उसे भी कमेंट कीजिए। किस तरीके का आप वीडियो चाहते हैं, किस तरीके की चीज़ें चाहते हैं, वो आप भी कमेंट में लिखिए, जिससे कि हमको और सपोर्ट मिलेगा, हमको और मोटिवेशन मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगा। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ये वीडियो पे डल जाएगा, लिंक भी डल जाएगी वीडियो की, और PDF अगर आप चाहते हैं तो वहाँ PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। PDF अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, तब मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी। हमारे चैनल का इस तरीके का लोगो है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लगातार देखते रहना, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू।